हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 है, उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम जो है वो आपका 18 अक्टूबर को है, तो डिटेल में इसमें फेज़ 1 की स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फेज़ 1 है वो 18 अक्टूबर को है, फेज़ 2 है वो आपका 6 दिसंबर को है। यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 में एम्पल टाइम है आपके पास कि आप क्या है फेज़ 1 देने के बाद फेज़ 2 है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फेज़ 1 काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है, तो आपको अभी फोकस सिर्फ फेज़ 1 में करना है। और अभी आप अगर देखें तो 37 डेज, हम 35 डेज मान के चलते हैं कि आपके फेज़ 1 में 35 डेज है और उसमें आपको जो अपना फेज़ 1 है वो अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहले हम जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और उसके बाद में एवरी सेक्शन है वो कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। पहला है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो 200 मार्क का पेपर है, आपको पता है हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले जीए होता है आपका 80 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 मिनट मिलता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम टाइम रहता है 25 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पर। और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी लेंदी रहते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं और थोड़ा इंटरप्रिटेशन आपसे मांगते हैं कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया हो ऐसा। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 45 मिनट से वो आपको मिलते हैं। ठीक है, अगेन सेम, इसमें भी आपका जो है वो स्पीड मैटर करेगा, पर सबसे ज़्यादा स्पीड है वो जीए में ही मैटर करेगा। रीजनिंग में लोग अराउंड 20-25 मार्क्स इतने मार्क में जो है वो कवर कर सकते हैं। बाकी जो मेन गेम है वो जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बोलूँ तो चारों सेक्शन में से सबसे इजी जो है वो इंग्लिश रहता है, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ईजिली अप्रोचेबल है और इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्यूए, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट्स होते हैं, पर ये जो सेक्शन है वो स्टूडेंट्स को वन ऑफ द टफेस्ट लगता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी टफ होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। फर्स्ट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में अगर हम देखें तो रीजनिंग में आपको पता है कि 60 क्वेश्चन है आपके पास और 45 मिनट्स है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आपके पास पर क्वेश्चन क्वांट से कम टाइम है। ठीक है, पर अगर हम इसमें क्वेश्चन की टाइप के बारे में देखें तो उसमें कुछ कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है वो आप लो हैंगिंग फ्रूट है ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म आपको पता ही होगा कि ऑल ARB, सम ARB, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उसको सिलोजिज्म बोलते हैं। तो इसमें सिलोग्स जो आता है वो कंपेरेटिवली ईजियर आता है दूसरे टॉपिक के कंपेयर में। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सिलोग्स तो नहीं पूछा जाएगा आपको, रिवर्स सिलोजिज्म है वो आपको पूछ देंगे, या फिर आपको आंसर दिया होगा उससे आपको जो है वो उसका पहले वाला पार्ट है वो याद करना रहेगा। तो ऐसे थोड़ा डीप में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, पर जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आप अप्रोच कर सकते हैं, उसमें आप सोचे तो 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली इजी रहता है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा आप देखें तो क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो आप सोच सकते हैं कि 12 to 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें भी वेरियस टाइप के होते हैं, अजम्पशन वाले होते हैं, इंटरप्रिटेशन वाले होते हैं, इन्फ्रेंस वाले होते हैं। तो इसमें से आपको देखना है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी लग रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, पर उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली टफर माना जाता है, या ए और बी में से कौन सा जो है वो राइट अप्रोच रहेगा वो कंपैरेटिवली इजी माना जाता है। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, जब आप जो अपना पेपर है वो मॉक टेस्ट है वो देंगे और उसमें देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो थोड़ा लेंदी रहता है, तो आपको जो रीडिंग स्पीड है उस पर अपना वर्क करना है कि अगर आप जल्दी से रीड करके
जो पैराग्राफ है उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे अच्छे से, तो सीआर में है वो आप अच्छे मार्क जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, सीलॉग्स में ऐसा है कि आप 3-4 क्वेश्चन आपने किया है तो आपका एक्यूरेसी मोस्टली सही रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग में मैं आपको बोल सकता हूँ कि कुछ भी कर लीजिए आप, 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी है तो इट्स फाइन, क्योंकि काफ़ी ओपन क्वेश्चन भी रहते हैं, इंटरप्रिटेशन भी रहता है और आपका टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है यहाँ पे। तो आपका यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 100% एक्यूरेसी है वो आपको मिले। ठीक है, पर इसमें क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है क्रिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि तभी जो है वो आपका माइनस है वो बैलेंस हो जाएगा फिर ओवर आपका अटेम्प्ट से। ठीक है, फिर आता है डायरेक्शन सेंस। अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा टफ चीज़ें इतनी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये भी एक ऐसा आप सिलेबस की तरह मान सकते हैं, इसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट। ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, किसी की सपोज 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो एक शिफ्ट में अगर इनपुट आउटपुट आ रहा है तो एक शिफ्ट में है वो कोडिंग डिकोडिंग आएगा। ठीक है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग या इनपुट आउटपुट आया है उसका टफनेस लेवल क्या है, मॉडरेट है या टफ है या इजी है। ठीक है, इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपको इनपुट आउटपुट अप्रोचेबल लगे तो आप उसमें ऊपर वाली सारी चीज़ें पहले सॉल्व करने के बाद ये आपको इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग पे है वो अपना टाइम है वो देना है। ठीक है, लास्ट आपकी प्रायोरिटी है वो ऑलवेज पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की रहनी चाहिए, क्योंकि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी टफ आता है। अगर आप बहुत अच्छे से पजल सीटिंग अरेंजमेंट कर पा रहे हैं और IBPS PO SBI PO में आपने मेंस दिया है और अच्छे से उसमें टाइम बाउंड आपका एक्यूरेसी सही रहता है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे जाइए। ठीक है, बाकी आपको जो लो हैंगिंग फ्रूट है उस पे जाना है और क्या सिक्योर करना है, अपना सेक्शनल कट ऑफ है वो सिक्योर करना है। ठीक है, यही यहाँ पे मेन होता है। क्वांट और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है। रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में उतना इश्यू नहीं आना चाहिए जितना क्वांट में लोगों को आता है। ठीक है, एक बार आपने CR कर लिया, सिलोजिज्म कर लिया और डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन कर लिए, मिसलेनियस भी होते हैं, इनइक्वालिटी आप सोच सकते हैं, इनइक्वालिटी भी इजी आता है। ठीक है, ये भी थोड़ा लेंथी रहता है पर वही की लॉजिक सेम रहता है, तो इनइक्वालिटी है वो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे जो मिसलेनियस वाले हैं और जो कंपैरेटिवली लॉजिक जिसमें इजी रहता है वो वाले जो टॉपिक है वहाँ पे आपको सबसे पहले अप्रोच करना है। फिर आपको देखना है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। अगर टाइम इनफ है तब आप कोडिंग डिकोडिंग या इनपुट आउटपुट पे अप्रोच कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या रखना है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट अराउंड 30-35 मार्क का रहता है। दूसरा सब आप मिसलेनियस में मान सकते हैं, 40 मार्क तक का आप मान सकते हैं कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको एसेंशियली क्या करना है, अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है और उसके बाद जैसे ही टाइम बचे उसमें आपको आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, रीजनिंग में अगर कोई भी इश्यू दूसरा हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि टेस्ट कैसे देना है वो, और अपना स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल रीजनिंग में मुझे कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इश्यूज आ रहे हैं कि अगर मेरे पास टाइम कम होगा तो मैं वो स्किप कर दूंगा। जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मैं पहले अप्रोच करूंगा और उसके बाद में ही जो है वो थोड़ा वीकर अप्रोचेस है वो मैं वहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजनिंग के बारे में। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आप बोला जाए तो इंग्लिश ही है। GA एंड इंग्लिश ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में ला के दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग 27-28 आउट ऑफ 30 ला पा रहे हैं इसमें और इतना भी इशू नहीं होता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 25 प्लस और माइनस 2 मार्क्स तो जो है वो लेने पड़ेंगे इंग्लिश में, अगर आपका क्वांट रीजनिंग वीकर साइड है या फिर आप उसमें सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश देखा जाए तो सबसे इजी आता है अगर सारे के सारे अगर सेक्शंस देखें हम तो। और इसमें आप एक चीज है कि पैराजम्बल्स है उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें आपको एकदम
अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप इसे अप्रोच करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं पैराजंबल के। अगर आपका बहुत इश्यू चल रहा है, टाइम में प्रॉब्लम है, तो आप पैराजंबल है वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ है वो इंग्लिश में स्किप नहीं करनी है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है और अपना एक्यूरेसी है उस पर वर्क करना है, ठीक है। इंग्लिश ऐसा है कि जो ईजी है और इसमें आप पुश कर सकते हैं कि आप 25, 26, 27 या फिर 30 ऑफ द 30 भी जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा सबसे ईजी आपका सेक्शन रहता है एज कम्पेयर टू ओवरऑल लेवल ऑफ द एग्जाम, ठीक है। ईजीएस्ट टू स्कोर है, लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि इसमें आप अबाउट 20 है वो आराम से स्कोर कर पाएंगे। फिर इसमें मैक्सिमम मार्क लाने का ट्राई करना है और अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, एक्सेप्ट अगर आपको पैराजंबल में अगर आपको इश्यू आ रहा है तो पैराजंबल आपका आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। पर वही कि टाइम इसमें रहेगा आपके पास, तो पैराजंबल भी ट्राई करना है, जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा है और लास्ट कौन सा है। तो एटलीस्ट 5 में से अगर आप वो 2 भी कर लोगे तो भी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, अगर 3 में दूसरे 3 जो है उसमें बीच में इश्यू है तो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है आपकी स्पीड, ठीक है। स्पीड यानी कि आपकी इंटरप्रेट करने की स्पीड। तो यही चीज़ आपको कहाँ पे काम आएगी, यही चीज़ आपको क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें भी काम आएगी, क्योंकि उसमें भी आपको कम टाइम में ज़्यादा जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 80 क्वेश्चन 25 मार्क में करने हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट नहीं देख ही नहीं पाते हैं कि क्या थे लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको अगर ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ने आगे आगे आपको जो है वो लेंथी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और लास्ट में उनमें 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 लाइनर है या फिर इजीली अप्रोचेबल है। तो आपको क्या करना है, एकदम जो स्पीड है वो ज़्यादा रखनी है और एम करना है कि आप एक बार एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिख गया और आपको पता है उसका आंसर तो तुरंत से आपके पास 1 मार्क आ जाएगा। सामने अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, उस पर 1.5-2 मिनट लगाएंगे, तो क्या होगा कि जो प्रेशियस टाइम है वो आपके 2 1 लाइनर क्वेश्चन से जो है वो बैलेंस हो जाएगा और आपको 2 मार्क के सामने सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें स्पीड है उसके सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा पीआईबी। पीआईबी में हम देखें तो पास्ट 4 to 5 मंथ्स इंक्लूडिंग एग्जाम मंथ, दैट इज हमारा एग्जाम मंथ क्या है, अक्टूबर है। तो आपको मैं ऐसा ही बोलूँगा कि 17 अक्टूबर तक का पूरा आपको पीआईबी आपको आइडिया होना चाहिए। लोग ऐसा बोलेंगे कि लास्ट वीक है उसको कवर नहीं करना है, कि 10th तक कर लो या फिर अक्टूबर आप कवर नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आया है, जो भी आईबीपीएस क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसमें हमने देखा है कि 4 दिन पहले वाली न्यूज़, 5 दिन पहले वाली न्यूज़ वो भी हमें दिखाई गई है, ठीक है। तो आपको जो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। पीआईबी में अक्टूबर से अक्टूबर तक यानी कि 17 अक्टूबर तक आपको ट्राई करना है कि सारा का सारा कवर हो जाए। एटलीस्ट 15 अक्टूबर का आपका एम होना चाहिए कि सब आपको पता है कि पीआईबी में क्या आया है, ठीक है। 15 अक्टूबर हो गया आपका और आप स्टार्ट ऐसा कर सकते हैं, जून या जुलाई से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जून से आप पूरा पीआईबी ले लीजिए या फिर जुलाई से ले लीजिए। एसेंशियली होता ऐसा है कि जो भी लेटेस्ट मंथ है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, उसमें से जो बल्क ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मंथ्स। तो अगर आप ऐसा देखने चाहिए तो 6 मंथ का जो पीआईबी है वो भी सही रहेगा। पर 6 मंथ में ऐसा होता है कि ब्रेन की लिमिट होती है कि आप इतना जो है वो कितना याद कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाले जो आपके मंथ्स है उसको एकदम अच्छे से करना है कि उसमें से कुछ भी चीज़ आए तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे और उसमें आपकी एक्यूरेसी अराउंड 90 to 100% रहेगी। तो क्या होगा, आपका तुरंत आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये मैंने पढ़ा, ये मुझे पता है, मैं ये टिक कर दूंगा। और जैसे ही आप अपना होराइजन बढ़ाएंगे, 6 मंथ करेंगे, 8 मंथ करेंगे, तो थोड़े माइंड में डाउट्स आने चालू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम है वो जो एग्जाम टाइम है तब वेस्ट होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है
मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 मंथ टू 5 मंथ इज मैक्सिमम। आपको अगर पहले 4 मंथ का अच्छे से आपके कवर हो गया है, उसके बाद ही आपको 5th मंथ है वो उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो आपको जो प्रीवियस वाले मंथ्स है, जो नज़दीक वाले मंथ्स है, वो सबसे ज़्यादा अगर कवर हो गए, बाद में ही आप एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ टाइम है तो, ठीक है। तो वो हो गया आपका पीआईबी। क्या फोकस करना है इसमें, स्कीम्स हो गया, ईएसआई के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये जब भी आप अपना मॉक टेस्ट देंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक में आपको पता है कि एकदम एग्जाम के जो रेलेवेंट है वही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर रिवाइज रेगुलरली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीए में रिवीजन ही है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस सिनेरियो आपने 2 ही महीने का अगर आपने करंट अफेयर कवर किया है, फिर भी आप अगर रिवाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 to 5 मंथ, और बेटर कि आप 4 मंथ में स्टिक रहिए, और अगर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो गया है तब आप 5 और 6 मंथ पे जा सकते हैं। फिर आता है आपका न्यूज़पेपर 3 मंथ डॉट इज इनफ, क्योंकि न्यूज़पेपर में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी रेलेवेंट इश्यूज आते हैं, वो आपका जो है वो क्वेश्चंस स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो गए, बुक कोई लॉन्च हो गई उसके रिलेटेड हो गए, किसी का डेथ हो गया उसके रिलेटेड हो गए, ऐसा सब आता है। बाकी जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो आपके मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रीवियस जो 3 मंथ है उसमें जो कवर हुए हैं, जो हमारी विश्लेषण सीरीज है उसमें से आप देख पाएंगे कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, रेलेवेंट टॉपिक जो चल रहा है, वहाँ पे हमने वो अच्छे से कवर किया है, और उसके बेसिस पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो सॉलिड रहेगा। पर हम अगर फेज 1 के तरफ से बात करें तो जो 1 लाइनर जो उसमें आता है कि कौन सी कंपनी ने कौन सी कंपनी एक्वायर कर ली, या फिर ये स्पोर्ट्स मेडल है वो किसको मिला, तो वो सारी चीज़ें 3 मंथ तक सफिशिएंट होनी चाहिए अपनी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर एंड रिपोर्ट्स। अभी सर्कुलर एंड रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आपको फेज 1 फेज 2 दोनों में आपको चाहिए, और इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंटरव्यू होगा उसमें भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ने कोई सर्कुलर निकाला है जिसमें जो है वो इनविट्स के ऊपर कुछ काम हुआ है, तो आपको ये प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि सर्कुलर में क्या हुआ है, रेगुलेटरी रैम है उसमें क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कब मिलेगी आपको, जब आप सर्कुलर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी वो नहीं है, आपको पास्ट 6 मंथ का जो सर्कुलर्स आए हैं, नए आए हैं, मास्टर सर्कुलर आए हैं, वो सारे कवर करने हैं, ठीक है। ये सब आप हमारे जो संपूर्ण है उसमें हमने डिटेल में दिया हुआ है, आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक सर्कुलर भी होते हैं कि जो ऑलवेज जो है वो रेलेवेंट रहते हैं, वो सारे सर्कुलर भी आपको कवर करने रहेंगे। पर पहला प्रेफरेंस जो है फेज 1 के लिए जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं, जो मास्टर सर्कुलर रिलीज हुए हैं, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। फिर इसमें आरबीआई एंड सेबी के सर्कुलर ही आपको कवर करना है, आपको आईआरडीएआई या फिर पीएफआरडीए उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि जो भी रेलेवेंस रहता है वो आरबीआई के सर्कुलर का और सेबी के सर्कुलर का ज्यादा रहता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वही चीज आती है कि आपका फेज 1 फेज 2 में कौन से सर्कुलर कैसे पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। फेज 2 में बात की जाए तो आरबीआई का सर्कुलर ही आता है जनरली, पर सेबी का सर्कुलर हमने फेज 1 में काफी बार देखा है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको पता ही है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने क्या बोला है और क्या नए स्टेप्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। अगेन ये सब चीज़ें आपको फेज 2 में भी काम आएगी, तो आप इसको एक्सटेंसिवली जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ही पीछे लिखा हुआ है कि कौन से जो आपके रिपोर्ट्स है वो रेलेवेंट रहेंगे, तो वो सारे रिपोर्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ये फेज 1 फेज 2 के लिए रेलेवेंट है, पर जो एनुअल रिपोर्ट हो गया, एफएसआर हो गया, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको
पढ़ के आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये फेज 1 में जो है वो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट आरबीआई का एफएसआर रिपोर्ट हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, फिर बीआईएस यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो है उसका कोई रिपोर्ट आ गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी। अभी ये जो चीज़ें हैं वो आपको अभी अगर टाइम कम है तो आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, पर आपको पता ही है कि फेज 2 में ये आपको अच्छे से कवर करना रहेगा। एटलीस्ट आपको एनुअल रिपोर्ट, एफएसआर, वो सब चीज़ें आपको डेप्थ में पढ़नी ही पड़ेगी फॉर फेज 1 ऑल्सो। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे बजट उसमें तो कुछ भी नहीं वो कर सकते, वो भी आपको डेप्थ में एकदम है वो पढ़ना रहेगा। एसेंशियली बात ऐसी ही है कि आपको इनपुट आउटपुट देखना है कि कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं कितनी बार रिवाइज कर पाऊंगा। अगर रिवीजन आप 4 से 5 बार कर पा रहे हैं उस चीज़ का तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, तो आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पर अगर कोई चीज़ आप कवर कर रहे हैं और उसको 1 या 2 बार ही पढ़ पा रहे हैं तो उसमें आपका जो है वो फ़ायदा उतना नहीं रहेगा। तो ट्राई करना है कि आपका जो करंट अफेयर है वो उतना ही हो कि आप 4 से 5 बार अच्छे से जो है वो कवर कर पाए और रेलेवेंस है उसको ध्यान में रख के कर पाए। अगेन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, या फिर मैंने कोई चीज़ कवर की है वो रेलेवेंट है कि भी नहीं। अभी न्यूज़पेपर का सीए की बात करें तो बज़ूका हमारा आता है, फिर हमारा जो दूसरी रिपोर्ट्स का बात हो गया, पीआईबी का बात हो गया, वो संपूर्ण में कवर हो जाएगा। और जो न्यूज़पेपर का रेलेवेंट जो अभी टॉपिक्स चल रहा है वो हमारा विश्लेषण में कवर हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपको जो है वो ओवरऑल टोटल जो है वो आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए जो है वो प्रिपेयर कर देगी। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हो गया जीए की बात। अभी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको लोग मानते हैं कि सबसे टफेस्ट है और लोगों को इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी इश्यू आता है। ठीक है, लास्ट टाइम उसका 25% जो है वो 30 मार्क का 25% कट ऑफ चला गया था, तो काफ़ी इश्यूज आए थे। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है 1 मॉडरेट डीआई आउट ऑफ 3। तो जनरली 3 डीआई आती है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन 3 आता है और 3 में से एक डीआई ऐसी होगी जो थोड़ा डुएबल होगी। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये डुएबल है, तो आपको एवरी डीआई को है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। वो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। अगेन एक एक डीआई को आपको 1 से 2 मिनट देना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये डीआई है वो मॉडरेट टू टफ है या फिर मॉडरेट है या फिर ये मुझसे अप्रोच हो सकती है। तो आपको तब पता चलेगा, फिर वो डीआई आपको अच्छे से करना है। आप उसमें टाइम लगा सकते हैं, 15 मिनट लगा दिया, 18 मिनट लगा दिया, पर आपको फिर वो 5 क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका डीआई, जिससे आप 5 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट आउट एरिथमेटिक टॉपिक्स इन विच यू आर स्ट्रॉन्ग। अभी ऐसा देखना है कि जो भी क्वेश्चन वहां पे क्वांट में आते हैं उसमें डीआई सबसे बड़ा पार्ट होता है। 30 में से 15 क्वेश्चन तो डीआई हो गया, बाकी सब आपका एरिथमेटिक और मिसलेनियस रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिथमेटिक के टॉपिक्स है। अभी इसमें ऐसा होता है कि हर बार कोई टॉपिक है वो आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। तो आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ मुझे टाइम एंड वर्क आता है और टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 ही आता है, तो मैं एरिथमेटिक में वो 2 ही चीज़ें करूँगा। पर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ 2 टॉपिक में से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आए, तो आपको इश्यू हो सकता है अपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में। तो आपको इतने टॉपिक करने पड़ेंगे कि इससे आप श्योर हो जाए कि आपका 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा जो है वो आपको नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वहाँ से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोग पहले ऐसा सोचते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 क्वेश्चन आ जाता है और एक डीआई आ जाता है, तो उसमें क्या है, कवर अप हो जाता है, 8 मार्क हो जाएगा हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर। लास्ट ईयर शिफ्ट 1 थी, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही नहीं। तो ऐसे आपको कोई भी एक टॉपिक ऐसे नहीं सोचना है कि ये टॉपिक आएगा ही और ये टॉपिक में करके जाऊंगा, मेरा 3 मार्क हो गया इसमें से। तो थोड़ा ब्रॉडर होराइजन आपको यहाँ पे करना ही होगा।
और आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिवली एक्सक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएशन है, उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे उसमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं वो स्किप कर दूंगा। तो ऐसे आपको वो चीज़ फिर स्किप करना है तो सामने दूसरी टॉपिक को पकड़ के आपके उसको 50-60 क्वेश्चन अच्छे लेवल के सॉल्व करने रहेंगे। तभी जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो रियल क्वेश्चन है उसको अप्रोच कर पाएंगे। अगेन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, और अगर आते हैं तो वो भी ट्रिकी रहते हैं। लास्ट ईयर जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी थी, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसको, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको लगे उस पर एटलीस्ट 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, और साथ में आपको डीआई को तो है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कि तभी आपको आइडिया आएगा कि इसमें जो है वो इजी क्या है, डिफ़िकल्ट क्या है। तो मैं मान सकता हूँ कि क्वांट में आपको सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप बहुत ही वीक है तो। जिसका क्वांट अच्छा है वो दूसरे क्वांट में आप सोच सकते हैं कि 12-15 मार्क भी ला सकते हैं अगर बहुत अच्छा क्वांट है तो। पर जो मेजर मार्क्स हैं लोगों के वो आपके जीए से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे और लास्ट में रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली। जैसा मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी टॉपिक जो आपने अपने से चूज किया है कि हाँ ये टॉपिक है उसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। फिर नंबर सीरीज आपकी ट्रिकी आ सकती है। लास्ट ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पर उसमें जल्दी से पता नहीं चल रहा था कि क्या जो है वो इसमें पैटर्न है। बाकी 3 क्वेश्चन वाली जो है वो नंबर सीरीज भी आती है कि 2 नंबर सीरीज दे देते हैं वो लोग, और उसमें से वो लोग बताते हैं पहले में x मिसिंग होता है, दूसरे में y मिसिंग होता है, फिर कुछ रिलेशन दे देते हैं, तो उससे आपको इंटरप्रेट करना रहता है कि इसमें आंसर क्या आ सकता है। तो वो भी कंपैरेटिवली आपका ईजियर रहेगा अगर आपको दूसरे टॉपिक में इश्यूज आ रहे हैं तो। पर अगेन आप उस पर श्योर नहीं रह सकते कि ये चीज़ आएगी ही आएगी, क्योंकि सर्टेनिटी इसमें नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक नहीं आया था, पर आपको फिर भी क्या है, क्वाड्रेटिक है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर इसमें मैं आपको बोलूँगा कि आपको सिर्फ फोकस करना है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ पीपल को यही अप्लाई होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्वांट में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आप मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करिए, क्रिटिकल रीजनिंग में आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, और जीए में भी आप क्या करें कि अपना जो है वो क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। पर यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप साइड पे रहिए और अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग। अगर आपको पता है कि मेरी ये डी अच्छे से हो गई है और 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस इनफ है तो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इफ पेपर लुक्स टफ बी कंजर्वेटिव, यानी कि इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन है उसका प्लस माइनस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो फेज शिफ्ट 1 था वो उसका क्वांट काफ़ी टफ था, और शिफ्ट 2 था उसका क्वांट काफ़ी इजी था, लोग 6, 7, 8 मार्क भी है वो स्कोर कर पा रहे थे। लास्ट ईयर लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे शिफ्ट 1 में, तो उसमें एसेंशियली 2 और 3 मार्क का जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो गया था, यानी कि अपवर्ड में नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट 1 को मिला था और शिफ्ट 2 वालों को डाउनवर्ड हो गया था। तो आपको लगे कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जितना आपको लगे कि 4 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से या 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उतने आपको अटेम्प्ट करके छोड़ देना है। क्योंकि फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सच में लेवल टफ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जनरली आपको ये थोड़ा मेंटल स्टेट से भी खेलता है लोगों के कि मुझे टफ लग रहा है तो दूसरों को इजी लग रहा है, तो ऐसा। पर अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे तो वो इजी है, क्वेश्चन बनने में बहुत इश्यू आ रहा है तो वो आपके लिए टफ है, ऐसा आपको एक मेंटल मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसमें आता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है अब। तो डेटा सफिशिएंसी ऐसा चीज़ है कि उसमें आपको टोटल जो है वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है।
आपको ट्रिक्स होती है, उससे आप उसके यूज से आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से अपने ऑप्शन से वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी वाले एरिथमेटिक प्लस डेटा सफिशिएंसी हो गया, या फिर कोई भी आपका टॉपिक है उसके प्लस डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जो है वो प्रैक्टिस करना रहेगा। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑन एजिस किया है अच्छे से, पर उसका डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया, तो चांसेस है कि आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे और आपको जो है वो ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट करने में इश्यू आ सकता है। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आपका टेस्ट सीरीज के बारे में। अगेन टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है उसमें टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। पहले फर्स्ट में ये आपको बोलूँगा कि वीक सेक्शन है जो आपका, उसका आप बहुत सारा सेक्शनल टेस्ट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वांट का सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, जिसमें आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चन है। उसमें आपको ट्राई करना है, जब आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तब आप ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्कोर में कर पाऊँ। ठीक है, और फिर उसमें आपको हंच भी अपना जो है वो कर देना है कि हाँ मुझे लग रहा है कि दो में से कुछ आंसर हो सकता है, मैं ये टिक कर लूँगा। वहाँ आप ट्रेन करिए अपने आप को कि यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूँगा। अगर आपका हंच सही बैठ रहा है 50% ऑफ टाइम, 30% ऑफ टाइम, तो आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं। रियल एग्जाम में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वीक सेक्शन है आपका, उसका बहुत सारा आपने 5-7 जितना सेक्शनल दिया। फिर आपका क्या होगा, आपको आइडिया आएगा कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, और तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि मेरा जो स्ट्रांग टॉपिक वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे है। ठीक है, और वहीं पे आप अप्रोच करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको 10 टेस्ट एटलीस्ट देना है। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में आपको पता ही है कि फर्स्ट मॉक जो है वो लाइव हो गया है और सेकंड मॉक अभी लाइव हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से जो है वो पेपर देना है और एनालिसिस भी अच्छे से करना है कि कहाँ पे मैं पीछे रह रहा हूँ दूसरे लोगों से। और इसमें आपको स्कोर को देख के ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये तो बहुत कम स्कोर आ गया, ये आपके सीखने के लिए है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए है, क्योंकि रियल जो आपका गेम है वो 18 अक्टूबर को ही होना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है वो पेपर देना है, एनालिसिस करना है, और जो गलतियाँ आप फर्स्ट पेपर में कर रहे हैं तो ट्राई करना है कि वही गलतियाँ मेरे से नेक्स्ट पेपर्स में ना हो। ठीक है, फिर जीए देयर कैन बी लेंथी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड वन लाइनर्स उसके बाद में। ठीक है, तो डोंट गेट स्टक। तो आप में जैसा मैंने आपको बताया, एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि आगे आगे आपको 3-3 स्टेटमेंट वाले 15-20 क्वेश्चन दे दिए और लास्ट में सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको वन लाइनर दे दिया। तो क्या करना है, पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करना है। बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहा है तो आप स्किप करना है, इतना आपको नहीं करना है कि मेरा 1 मार्क चला जाएगा, क्योंकि अगर पीछे हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है वो वन लाइनर वाले। ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट, जो आपको अच्छे से आप टेस्ट सीरीज देंगे तभी आपको आइडिया आएगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है यहाँ पे। फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो सारे के सारे सेक्शन है उसमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और मेंटल जो आपका मॉडल है वो बनाना है कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मैंने सारे के सारे सेक्शन है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया है कि आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप फर्स्ट जो मॉक है वो ऐसे ही ले लीजिए, तो आपको आइडिया आएगा कि अभी मेरा स्टेट क्या है, मुझे कि मैं कितना रस्टी हूँ या फिर मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है। बाकी आप थोड़ा पढ़ के फिर बाद में अपना जो टेस्ट है वो दीजिए। ट्राई करिए कि जो वीकेंड्स है उसमें आप 1-1 टेस्ट दे पाए, यानी कि पर वीक आप 2 टेस्ट दे पाए तो इनफ हो जाएगा। लास्ट अगर आपको पुश करना है तो आप कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट ट्राई करिए कि रोज़ देने का ट्राई करिए कि आज मैंने क्वांट का सेक्शनल दे दिया तो कल मैं रीजनिंग का दूंगा, फिर मैं इंग्लिश का दूंगा। अगर कोई आपका सेक्शन बहुत ही आपका वीक है तो आप उसको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कीजिए और 1 वीक 10 दिन उतना आप उसको दे सकते हैं कि उसको आप टिप कर जाए कि आप सेक्शनल कट ऑफ है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, होप आपको सब ये ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।